दोस्तों नमस्कार। जब लोकतंत्र के पिलर ही कमजोर पड़ने लगे, तब सिर्फ संविधान या संस्थाएं ही नहीं डगमगाती, बल्कि उन विचारों की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ जाती है जिनके आधार पर राजनीति खड़ी की गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या ईमानदारी, हिंदुत्व और आस्था की वह नैतिक शक्ति भी कमजोर पड़ रही है जिसे दशकों तक देश के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगभग 100 वर्षों की यात्रा तय की। इस यात्रा में स्वयंसेवकों और प्रचारकों को राजनीति के शुद्धिकरण, अनुशासन और नैतिक आचरण का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन आज वही संगठन ऐसे आरोपों के बीच खड़ा दिखाई देता है जहां उसके वरिष्ठ प्रचारकों पर भ्रष्टाचार, चोरी, गबन और आपराधिक विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप दर्ज हुए। यही वह स्थिति है जिसने पूरे विमर्श को बदल दिया है। याद रखिए, यह विवाद किसी साधारण स्थान का नहीं है। जो अयोध्या का मामला है, वही अयोध्या जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी, जिसने विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दी और जिसने भारतीय जनता पार्टी को नई राजनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 1984 में शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन सिर्फ एक धार्मिक अभियान नहीं था। यह करोड़ों लोगों की आस्था, लाखों कार सेवकों के संघर्ष और दशकों की राजनीतिक यात्रा के केंद्र बन गया। लेकिन आज उसी अयोध्या से ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं जिन्होंने नैतिकता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यही कारण है कि यह बहस केवल कानून या अपराध की नहीं रह गई, यह उस विचारधारा की विश्वसनीयता का प्रश्न बन गई है जिसने स्वयं को राष्ट्रवाद, ईमानदारी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतिनिधि बताया। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब भविष्य में राम मंदिर आंदोलन का हवाला देकर वही नैतिक अपील की जा सकेगी जो वर्षों तक की जाती रही। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि जिन आस्था और सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। दूसरी ओर संघ नेतृत्व के सामने भी चुनौती कम नहीं। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ ने अपनी शताब्दी यात्रा पूरी की, लेकिन उसी समय संगठन के वरिष्ठ चेहरों से जुड़े विवाद सामने आज संघ की छवि के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस एफआईआर की जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस बना दिया। 25 जून 2026 को दर्ज एफआईआर संख्या 090/2026 में एसआईटी रिपोर्ट और ट्रस्ट सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर कई लोगों के नाम शामिल किए गए। आरोप में भारतीय न्याय संहिता 2023 के विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं भी जोड़ी गई। आरोपों में चोरी, गबन, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर प्रावधान शामिल। इसी मामले में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, उमाशंकर उर्फ टुन्नू यादव, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, कुरपेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव सहित अन्य नाम सामने आए। विवाद का दूसरा पहलू रिश्तों और कथित परिवारवाद को लेकर भी चर्चा में आया। आरोप लगाया गया कि कुछ आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को परिवारवाद के आरोप से भी जोड़ना शुरू किया। इसी बीच हिंदू धर्म सेना के प्रमुख कार्यसेवक संतोष दुबे ने दावा किया कि उन्होंने पहले शिकायत दी थी, लेकिन उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप था कि बाद में दर्ज की गई शिकायत पर तेजी से एफआईआर दर्ज कर ली गई। उन्होंने इसे बड़े लोगों को बचाने और छोटे लोगों को फंसाने की कोशिश बताया। हालांकि यह उनके व्यक्तिगत आरोप हैं और इन पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के भीतर भी इस घटना क्रम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। पूर्व कार्यसेवक नेता विनय कटियार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि संबंधित लोगों ने पद छोड़ा है तो
यह उनका निर्णय है, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी टेलीफोन पर बातचीत में दावा किया कि उन्होंने वर्षों पहले भी कुछ अनियमितताओं की जानकारी संगठन के वरिष्ठ नेताओं को दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दान से जुड़े आरोपों के साथ जमीन से जुड़े मामलों की भी निष्पक्ष जांच हुई तो और बड़े खुलासे हो सकते। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एसआईटी को कथित भूमि सौदों से जुड़े दस्तावेज सौंपने का दावा किया। उनके अनुसार एक भूमि जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई गई, बाद में ट्रस्ट को लगभग 18.5 करोड़ रुपए में बेची गई, यानी लगभग 16.5 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया। यह दावा राजनीतिक रूप से काफी चर्चित रहा है, लेकिन इसकी अंतिम सत्यता न्यायिक और जांच प्रक्रिया से ही तय होगी। यही वह बिंदु है जहां पूरा विवाद केवल दान पात्र या नकदी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि जमीन के सौदों तक पहुंच जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अब भाजपा स्वयं सक्षम है और उसे पहले जैसी संगठनात्मक निर्भरता नहीं। इस बयान की राजनीतिक व्याख्या अलग अलग ढंग से की गई। कुछ लोगों ने इसे भाजपा और संघ के बदलते संबंधों के संकेत के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे संगठनात्मक आत्मविश्वास का बयान बताया। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली, लखनऊ और नागपुर के संबंधों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता बने, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी अलग राजनीतिक पहचान मजबूत करते रहे, और तीसरी ओर संघ अपनी वैचारिक भूमिका को बनाए रखने की कोशिश करता दिखाई दिया। इसी त्रिकोण के बीच अयोध्या विवाद सामने आया, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को नए प्रश्नों के सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इधर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग, मीडिया, ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। ये राजनीतिक आरोप हैं जिन पर सरकार लगातार सहमति जताती रही। वही केंद्र सरकार का कहना रहा कि सभी संस्थाएं संवैधानिक ढांचे के भीतर स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और विपक्ष के आरोप राजनीति से प्रेरित है। इसी दौरान शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बहस तेज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भारत को ज्ञान तथा नवाचार का केंद्र बनाने के प्रयासों की सराहना की। दूसरी ओर विपक्ष ने प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और छात्रों की मौत जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। यानी एक तरफ विकास और सुधार का सरकारी दावा है, तो दूसरी तरफ जवाबदेही की विपक्षी मांग। इसलिए आज सबसे बड़ा प्रश्न चुनावी राजनीति से भी बड़ा बन गया है। क्या विचारधारा केवल चुनाव जीतने का माध्यम बनकर रह जाएगी? क्या नैतिकता केवल भाषणों तक सीमित हो जाएगी? क्या आस्था के नाम पर बने प्रतीक अपने भीतर की पारदर्शिता बनाए रख पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जनता इन प्रश्नों को भविष्य के राजनीति में महत्व देगी? इतिहास बताता है कि किसी भी लोकतंत्र में संस्थाओं पर विश्वास और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता दोनों समान रूप से आवश्यक होते हैं। यदि किसी भी पक्ष पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनका निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षण होना चाहिए। यही लोकतंत्र व्यवस्था की मूल भावना है।
अयोध्या का यह पूरा घटनाक्रम भी अंततः न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा। आरोप सिद्ध होंगे या नहीं, यह अदालत और जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन इतना निश्चित है कि इस पूरे विवाद ने भारतीय राजनीति, हिंदुत्व की नैतिकता, संगठनात्मक जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर एक व्यापक राष्ट्रीय बहस अवश्य खड़ी कर दी। अब यह बहस कहां तक जाएगी, कौन सही सिद्ध होगा, कौन गलत साबित होगा, इसका उत्तर भविष्य देगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या केवल सत्ता पर्याप्त है या सत्ता के साथ नैतिक विश्वास भी उतना ही आवश्यक? मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।